हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 2 मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के उद्देश्य तथा मध्यस्थों की नियुक्ति एवं प्रकार बताइए। जो मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम है इसके उद्देश्य क्या है, जो कि हमने अभी पहले क्वेश्चन में ही पढ़े थे। मध्यस्थों की नियुक्ति, जो आर्बिट्रेटर होते हैं इनकी नियुक्ति के बारे में बताना है और इनके प्रकार। ठीक है, यह है हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना। जो मध्यस्थ है उसको कहते हैं आर्बिट्रेशन, जो सुलह है इसको कहते हैं कंसिलिएशन और जो हमारा मध्यस्थों है इसको कहते हैं आर्बिट्रेटर्स। ठीक है, नियुक्ति को आपको पता ही है, अपॉइंटमेंट और टाइप्स प्रकार। पढ़ते हैं इसका आंसर। भारत में व्यापारिक, वाणिज्यिक तथा निजी विवादों को त्वरित यानी कि शीघ्र, जहां भी ये शब्द लिखा हो वहां लिख लेना आप, शीघ्र निपटारे के लिए संसद ने मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 बनाया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों पर बढ़ते बोझ को कम करना तथा पक्षकारों को सरल, शीघ्र और कम खर्चीला न्याय उपलब्ध कराना है। यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र आयोग UNCITRAL मॉडल लॉ पर आधारित है। इस अधिनियम ने पुराने आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 को समाप्त करके एक आधुनिक व्यवस्था स्थापित की है। ये जो अधिनियम है इसका उद्देश्य क्या है? सरल और शीघ्र, कम खर्चीला न्याय उपलब्ध कराना, दोनों पक्षों के बीच में समझौता कराना और न्यायालय का बोझ कम करना। ठीक है, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के उद्देश्य। अब इनके उद्देश्य: विवादों का शीघ्र निपटारा, जो विवाद होते हैं उनका शीघ्र निपटारा करना, कम खर्चीली न्याय व्यवस्था, न्यायालय के हस्तक्षेप को कम करना, पक्षकारों की स्वायत्तता को बढ़ा देना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना, विदेशी पंचायत निर्णय को मान्यता देना। ठीक है, ये है इसके उद्देश्य। सुलह को बढ़ावा देना, विवादों का शीघ्र निपटारा। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विवादों का जल्दी समाधान करना। सामान्य न्यायालयों में मुकदमों में बहुत समय लगता है, जबकि मध्यस्थता में कम समय में निर्णय हो जाता है। इसके व्यापारिक गतिविधियों में गति बनी रहती है। कम खर्चीला न्याय व्यवस्था, मध्यस्थता की प्रक्रिया सामान्य न्यायालय की तुलना में कम खर्चीली होती है। पक्षकार अपने अनुसार प्रक्रिया निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें समय और धन दोनों की बचत होती है। ठीक है, फिर है तीसरा पॉइंट, न्यायालय के हस्तक्षेप को कम करना। धारा 5 जो हमारा एक्ट है आर्बिट्रेशन एक्ट, उसके धारा 5 के अनुसार न्यायालय केवल उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप करेगा जहां अधिनियम में विशेष प्रावधान हो। अगर अधिनियम में प्रावधान है कि न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है तो ही करेगा। इसका उद्देश्य मध्यस्थता प्रक्रिया को स्वतंत्र बनाना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पक्षकारों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना। इस अधिनियम में पक्षकारों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे मध्यस्थों की संख्या, नियुक्ति की प्रक्रिया, स्थान, भाषा आदि तय कर सकते हैं। जो पक्षकार हैं उनको ये सुविधा दी गई है कि उसका जो मैटर है उसको कितने लोग सॉल्व करेंगे, कौन कौन लोग सॉल्व करेंगे, उनका स्थान क्या होगा, भाषा क्या होगी, हिंदी या इंग्लिश, जो भी वो चाहे। ठीक है, फिर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना। अधिनियम का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए भारत को उपयुक्त मंच बनाना है। इससे विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ता है। ठीक है, फिर है इसके बाद विदेशी पंचायत अवार्ड निर्णयों को मान्यता देना। यह अधिनियम विदेशी आर्बिट्रेल अवार्ड को मान्यता और प्रवर्तन की व्यवस्था प्रदान करता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधा मिलती है। ठीक है, जो ये अधिनियम है इसके द्वारा दिया गया निर्णय मान्य होगा। ठीक है, फिर है सुलह कंसिलिएशन को बढ़ावा देना। यह अधिनियम केवल आर्बिट्रेशन यानी कि मध्यस्थ ही नहीं बल्कि कंसिलिएशन, सुलह की भी व्यवस्था करता है
ताकि विवाद आपसी समझौते से समाप्त हो सके। फिर इसका अर्थ, जो मध्यस्थ होता है उसका अर्थ, जिसे कहते हैं आर्बिट्रेटर। मध्यस्थ वह निष्पक्ष व्यक्ति होता है जिसे विवादित पक्ष अपने विवाद का निर्णय करने के लिए नियुक्त करते हैं। मध्यस्थ न्यायाधीश की तरह कार्य करता है, परंतु उसकी शक्ति पक्षकारों के समझौते से उत्पन्न होती है। जो पक्षकार के समझौते होंगे उससे ही उसकी शक्ति उत्पन्न होगी। वो न्यायाधीश की तरह कार्य करता है बस, ठीक है, लेकिन उसको जो शक्ति मिलती है वो मिलती है उनके समझौतों से। फिर है मध्यस्थों के प्रकार। जो मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं किसी मैटर को सॉल्व करने के लिए, उनके प्रकार। एकल मध्यस्थ, जब दो पक्ष केवल एक मध्यस्थ नियुक्त करते हैं तो उसे एकल मध्यस्थ कहते हैं। अगर दोनों पक्ष एक ही व्यक्ति को चुन रहे हैं कि ये व्यक्ति हमारे विवादों का निपटारा करेगा तो उसे कहेंगे एकल मध्यस्थ। छोटे और सरल विवादों में यह व्यवस्था अधिक प्रचलित है, ठीक है। फिर है संयुक्त या बहु मध्यस्थ। जब विवादों के समाधान हेतु 3 या अधिक मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं तब इसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण कहते हैं। सामान्य रूप से प्रत्येक पक्ष एक एक मध्यस्थ नियुक्त करता है और दोनों मिलकर तीसरे पीठासीन मध्यस्थ यानी कि प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर को चुनते हैं, ठीक है। पहले वो खुद चुनेंगे एक एक व्यक्ति को और फिर वो दोनों व्यक्ति मिलकर एक तीसरे व्यक्ति को चुनते हैं, ठीक है। और मध्यस्थता के अंतर्गत जो व्यक्ति चुने जाते हैं समझौता करने के लिए वो ओड नंबर में होने चाहिए, इवन नंबर में नहीं होने चाहिए। मतलब कि या तो एक व्यक्ति हो या 3 व्यक्ति हो या 5 व्यक्ति हो या 7 व्यक्ति हो, मतलब इनके इवन नंबर नहीं होने चाहिए। जैसे कि 6, 2, 8, 4 इवन नंबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति होगा तो एक के पक्ष में ही निर्णय देगा, 3 व्यक्ति होंगे तो 2 इधर होंगे, एक व्यक्ति इधर होगा तो किसकी बात मानी जाएगी? इन 2 व्यक्तियों की। और अगर 5 व्यक्ति होंगे तो 3 व्यक्ति इसके पक्ष में होंगे, 2 व्यक्ति इसके पक्ष में होंगे। जिसमें ज्यादा व्यक्ति होते हैं उसकी बात मानी जाती है। और अगर 6 व्यक्ति होते हैं तो 3 इधर चले जाएंगे, 3 उधर चले जाएंगे, तो जो विवाद है उसका निपटारा हो ही नहीं पाएगा। इसलिए इनके नंबरिंग जो है वो ओड में होनी चाहिए, इवन में नहीं, ठीक है। इसलिए एक एक करके एक एक मध्यस्थ वो दोनों व्यक्ति चुनते हैं और वो दोनों मिलकर एक तीसरे व्यक्ति को चुनते हैं, ठीक है। फिर तीनों मिलकर इनके विवादों का निपटारा करते हैं। पक्षकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ। जब पक्षकार स्वयं अपने मध्यस्थ चयन करते हैं तब उसे पक्ष द्वारा नियुक्त मध्यस्थ कहते हैं, ठीक है। फिर है न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ। यदि पक्षकार मध्यस्थ नियुक्त करने में असफल रहते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय धारा 11 के अंतर्गत मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है, ठीक है। पॉइंट आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे क्योंकि बहुत ही इजी से हैं कि अगर जो पक्षकार हैं वो खुद उनको चुनते हैं तो ये कहा जाएगा कि पक्षकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ, और अगर न्यायालय चुनती है तो कहा जाएगा कि न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ। इसमें धारा याद रखना, धारा 11 में ये कहा गया है कि अगर दोनों पक्ष असफल रहते हैं अपने मध्यस्थ को चुनने में, अपने आर्बिट्रेटर को चुनने में, तो न्यायालय चुन सकता है। फिर संस्थागत मध्यस्थ, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेटर। जब किसी संस्थागत मध्यस्थ जैसे ICA आदि के माध्यम से मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है तब उसे संस्थागत मध्यस्थ कहते हैं, ठीक है। जब कोई संस्था चुनकर भेजती है कि भाई ये हमारा मीडिएटर है, ये सॉल्व करेगा चीजों को, ये देखेगा, तो उसे कहते हैं संस्थागत मध्यस्थ। फिर है तदर्थ मध्यस्थ, जिसे कहते हैं एड होक आर्बिट्रेटर। जब पक्षकार स्वयं प्रक्रिया बनाकर मध्यस्थ नियुक्त करते हैं और किसी संस्था की सहायता नहीं लेते हैं तब वह तदर्थ मध्यस्थ कहलाती है। जब पक्षकार खुद ही मध्यस्थ को चुनते हैं तो इसे हम कह सकते हैं तदर्थ मध्यस्थ, ठीक है। फिर है अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थ।
अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों में नियुक्त मध्यस्थ अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थ यानी कि इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेटर कहलाता है। जो इन लोगों के लिए चुना जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल के लिए चुना जाता है, उनको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थ। ठीक है, ये 7 पॉइंट है। सातों पॉइंट के नाम लिख लेना अलग, और आप इनके इससे ही समझ जाओगे। जो आप हेडिंग लिखोगे इससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी हेडिंग का मतलब क्या है। बस धारा याद रखना, धारा 11 में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो चुन के भेजती है आर्बिट्रेटर। ठीक है, फिर है मध्यस्थों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान। जो आर्बिट्रेटर होते हैं उनकी नियुक्ति संबंधी प्रावधान। मध्यस्थों की संख्या, आर्बिट्रेटर्स की संख्या धारा 10 के अनुसार, धारा 10, धारा 11 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थ चुनती है जब पक्षकार चुनने में असमर्थ होते हैं। धारा 10 में संख्या बताई गई है कि जो संख्या होगी वो कितनी होगी, इसमें बात कही गई है OD1 की। धारा 10 के अनुसार पक्षकार मध्यस्थों की संख्या निर्धारित करते हैं। जो पक्षकार होते हैं वो मध्यस्थों की संख्या निर्धारित करते हैं, परंतु संख्या इवन नहीं होनी चाहिए। वही 2, 6, 4, 8, 10, ये जो है ये इवन नंबर है। इवन नंबर नहीं होने चाहिए। यदि पक्षकार संख्या तय नहीं करते तो एकल मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है, यानी कि एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है अगर पक्षकार उसको तय नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी तय कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि ए और बी के बीच विवाद हो और वे 3 मध्यस्थ नियुक्त करें तो प्रत्येक एक एक मध्यस्थ चुनेगा तथा दोनों मिलकर तीसरे पीठासीन मध्यस्थ को चुनेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मध्यस्थों की नियुक्ति। अब नियुक्ति के बारे में बताया गया धारा 11 में। धारा 11 मध्यस्थों की नियुक्ति की प्रक्रिया बताती है। पक्षकारों द्वारा नियुक्ति, पक्षकार नियुक्ति कर सकते हैं। पक्षकार आपसी सहमति से मध्यस्थ नियुक्त कर सकते हैं। 3 मध्यस्थों की नियुक्ति, यदि अधिकरण में 3 मध्यस्थ हों तो प्रत्येक पक्ष एक एक मध्यस्थ को नियुक्त करेगा और दोनों मिलकर तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे। ठीक है, फिर न्यायालय द्वारा नियुक्ति, यदि कोई पक्ष 30 दिनों के भीतर मध्यस्थ नियुक्त नहीं करता है या नियुक्त तीसरे मध्यस्थ पर सहमत नहीं होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय मध्यस्थ नियुक्त करेगी। ठीक है, धारा 11 में ये बताया हुआ है। फिर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता। अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है। ठीक है, जो आर्बिट्रेटर है उसको नियुक्त कर सकता है। फिर है धारा 12 निष्पक्ष एक स्वतंत्रता। मध्यस्थ जो आर्बिट्रेटर है मध्यस्थ को नियुक्ति से पहले उन सभी परिस्थितियों का खुलासा करना होता है जिसमें उसकी निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, हो सकता हो। उदाहरण, यदि मध्यस्थ किसी पक्ष की कंपनी में पहले कार्य कर चुका है तो उसे यह तथ्य बताना आवश्यक होगा। अगर कोई कंपनी है, उसी का डिस्प्यूट है और उसी कंपनी में वो मध्यस्थ जो आर्बिट्रेटर चुना है वो ऑलरेडी काम कर चुका है, तो उसे ये पहले बात बतानी होगी कि मैं ऑलरेडी इस कंपनी में काम कर चुका हूँ। ठीक है, फिर है धारा 13 मध्यस्थ को चुनौती देने की प्रक्रिया। यदि किसी पक्ष को लगे कि मध्यस्थ पक्षपाती है या आवश्यक योग्यता नहीं रखता है तो वह उसे चुनौती चैलेंज कर सकता है। ठीक है, अगर किसी पक्ष को लग रहा है कि जिस मध्यस्थ को चुना है, जिस आर्बिट्रेटर को चुना है, उन दोनों के विवादों को निपटाने के लिए वो पक्षपाती है, वो भेदभाव कर रहा है या फिर पक्षपात कर रहा है, तो उसको चुनौती दी जा सकती है। धारा 14 कार्य करने में असमर्थता। यदि मध्यस्थ कार्य करने में असमर्थ हो जाए, इस्तीफा दे दे या उनकी नियुक्ति समाप्त हो जाए तो उसका अधिदेश समाप्त हो जाता है। फिर धारा 15 नए मध्यस्थ की नियुक्ति। यदि किसी मध्यस्थ का पद रिक्त हो जाए तो उसी प्रक्रिया से नया मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा जिससे पहले नियुक्ति हुई थी। ठीक है, फिर है केस MMTC
लिमिटेड बनाम स्टरलाइट इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड। ठीक है, यह है केस का नाम MMTC। इस मामले में पक्षकारों के बीच हुए मध्यस्थ करार आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में दो मध्यस्थों और एक एम्पायर की नियुक्ति की व्यवस्था थी, जिसे बाद में कानूनन चुनौती दी गई। चुनौती इस आधार पर दी गई कि अधिनियम की धारा 10 के तहत मध्यस्थों की संख्या सम नंबर जैसे 2 नहीं होनी चाहिए, इसलिए यह करार अवैध है। ठीक है, उसमें जो मध्यस्थों की संख्या थी वो 2 या फिर सम संख्या थी, वो नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए उस करार को अवैध कर दिया गया। फिर है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि मध्यस्थों की संख्या केवल सम होने मात्र से पूरा मध्यस्थ करार अवैध या शून्य नहीं हो जाता। न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 10 केवल एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है, न कि कोई अनिवार्य दंडात्मक शर्त। ठीक है, न्यायालय ने इस केस को खारिज कर दिया। इसके बाद है SBP एंड कोऑपरेटिव वर्सेस पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये केस है, इसमें 2 केस हैं। इस मामले में मुख्य प्रश्न यह था कि मध्यस्थ और सुलह अधिनियम की धारा 11 के तहत मुख्य न्यायाधीश उनके नामित व्यक्ति द्वारा मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति की कानूनी प्रकृति क्या है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि धारा 11 के तहत न्यायालय द्वारा मध्यस्थ नियुक्त करने की यह शक्ति केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि यह पूरी तरह से न्यायिक कार्य है, यानी कि एक जुडिशियल वर्क है। ठीक है, फिर इसका निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 भारत में वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली का आधार है। इसका उद्देश्य त्वरित यानी कि शीघ्र, सरल और निष्पक्ष न्याय प्रदान करना है। अधिनियम में मध्यस्थों की नियुक्ति उनकी निष्पक्षता या ट्रिब्यूनल की संरचना के संबंध में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। न्यायालय ने भी विभिन्न निर्णयों द्वारा इस अधिनियम की प्रभावशीलता को बढ़ाया है। वर्तमान समय में आर्बिट्रेशन यानी कि मध्यस्थ व्यापारिक विवादों के समाधान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 के उद्देश्य मध्यस्थों की नियुक्ति, जो आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो और उनके प्रकार। ठीक है, इसकी सारी हेडिंग लिख लेना, जितनी भी हेडिंग है।